उसका टारगेट खान साहब थे, या वो मुझे मारता या खान साहब को मारता। ये टोटल 2 सेकंड की गेम होंगी। हम इससे कब मुस्तफीद हो सकते हैं? रिक्शा हो गया, बाइक्स हो गई, इनमें भी इंस्टॉल हो सकती है सारी। अच्छा, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि वजीराबाद पर काफिलाना हमला होगा। बर्फबारी भी होती है, सर्दियों की शिद्दत ज्यादा होती है। वी आर फोकस्ड कि हमने अपने लोगों के डैमेजेस पूरे करने हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारी यूनिवर्सिटीज पैदा कर रही हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको भीगी भीगी सी सुबह और हल्की हल्की खुनकी वाली सुबह आपको, आई होप आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कल रात क्या मज़ेदार बारिश हुई है, सर्दी की पहली बारिश। वैसे ही कहा जा रहा था कि 4 तारीख को बारिश होगी, लेकिन 4 तारीख को तो ना हुई, लेकिन हाँ अलबत्ता कल सुबह भी बारिश हुई है 11:30 बजे कुछ चंद इलाकों में कराची के, और रात में तो खैर बादल जम के बरसे हैं। और उसके बाद क्या हवा चली है, और लोगों ने रात में बाइकें निकाल के बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया है। फूड स्ट्रीट, कोई कॉफ़ी पीने चला गया, कोई चाय की चुस्कियाँ लेने चला गया है, और कुछ लोगों ने तो खैर शाम नहीं थी वरना समोसे पकौड़े जलेबियों का रश भी लग जाता, लेकिन खैर अलबत्ता ऐसे ही लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और आज भी स्टूडियो पे ही मुझे हल्की हल्की सी खुनकी महसूस हो रही है। तो फाइनली कराची में सर्दियां आने वाली हैं, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले हफ्ते सर्दियां ठीक ठाक किस्म की आ जाएंगी, और शायद हमारे फैशन ट्रेंड्स भी चेंज हो जाएं, विंटर्स के हिसाब से हो जाएं। तो सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखर गई हैं कि सब लोग विंटर्स का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। खैर बात करते हैं आज की अच्छी बात की। तो अच्छी बात यह है कि मुश्किलात कुछ लोगों को तोड़ देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन मुश्किलात से ज़्यादा बेहतर इंसान बनकर उभरते हैं, क्योंकि कोई भी कुल्हाड़ी इतनी तेज़ नहीं हो सकती जो किसी कोशिश करने वाले की रूह को काट सके। तो हमें कोशिश करते रहना है, क्योंकि हकीकी आज़ादी का सफ़र भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। वक्फा ज़रूर आया है, हालात थोड़े मुश्किल ज़रूर हुए हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी, क्योंकि उम्मीद के साथ उठता हर कदम आखिरी दम तक कोशिश के लिए तैयार रहता है। इसी पैगाम के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, और सबसे पहले नज़र डालते हैं हम आज की टॉप स्टोरीज पर। कप्तान पर हमले के 4 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज, FIR में कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी समेत सारी दिफात शामिल, बस वो नाम शामिल नहीं जो PTI चाहती थी। पाकिस्तानी तुलबा का बड़ा कारनामा, जदीद और तेज़ रफ्तार माहौल दोस्त गाड़ी बना ली, लेकिन क्या पाकिस्तानी इस गाड़ी से मुस्तफीद हो पाएंगे? जानेंगे नस्ट के तलबा से। सर्दियां आ गईं, सैलाब मुतासरीन अब भी खुले आसमान तले मदद के मुंतज़िर हैं। किसी नए साने से पहले हुकूमत की तवज्जो ज़रूरी है। और साल का आखिरी चांद ग्रहण आज होगा, जाते जाते ये साल क्या कुछ बदल देगा, माहिर इल्मे नुजूम से जानेंगे आज के शो में। आज जो चांद ग्रहण होने वाला है उसे ब्लड मून कहा जाता है, क्योंकि इस वक्त चांद और सूरज की जो एक पोजीशन है वो बिल्कुल आमने सामने होगी, लेकिन सूरज की कुछ रोशनियां जो हैं वो ज़मीन पे पड़ती हैं और उसे रिफ्लेक्ट करके चांद पे पड़ती हैं, जिसकी वजह से चांद हमें, अगर हम यहाँ से देखें ज़मीन से, तो वो हमें रेड नज़र आता है, जिसको हम ब्लड मून कहते हैं। और इल्मे नजूम, जो माहिर इल्मे नजूम है, उनका कहना है कि एरीज़ और कुछ दीगर सितारे इसकी जद में हैं। वो कहते हैं कि उनके हाउसेज़ में ये चांद ग्रहण आया हुआ है, तो उनको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तो लेकिन आज हम अपने शो में बोल प्रेडिक्शन में ये बात जानेंगे। यहाँ आपको बताएं कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में चांद ग्रहण होगा। अमरीकी खलाई इदारे नासा के मुताबिक शुमाली और मशरक़ी यूरोप, एशिया, शुमाली अमरीका, जनूबी अमरीका के बेशतर हिस्सों और एंटार्क्टिका में भी चांद ग्रहण देखा जा सकता है। और रवा साल का ये दूसरा चांद ग्रहण है, और पाकिस्तान में भी जुज़वी चांद ग्रहण को देखना मुमकिन होगा। वैसे चांद ग्रहण एक दिलचस्प फलकियाती मंजर होता है। मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान चांद और सूरज दुनिया के 2 मुख्तलिफ सिमतों में होते हैं। चांद ग्रहण के दौरान चांद ज़मीन के साए में आ जाता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ रोशनी चांद पर पहुंचती रहती है। यानी चांद ग्रहण के दौरान सूरज की रोशनी में, यानी कि ज़मीन में जो होती है, वो फ़िज़ा से गुजर कर चांद पर पड़ती है। इसी वजह से ग्रहण के दौरान चांद सुर्ख नज़र आता है।
जिसे हम कहते हैं कि फुल यानी कि ब्लड मून है, या फिर हम कहते हैं कि पूरा एक खूनी चांद जिसे कहा जाता है, वो भी हम कहते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज दोपहर 1:02 पर चांद ग्रहण का मुकम्मल आगाज़ होगा और मुकम्मल चांद ग्रहण शाम 4 बजे के करीब अराउंड होगा और पाकिस्तान में शाम 5:39 पर जुज़वी चांद ग्रहण को देखना मुमकिन होगा। वैसे इल्म नजुम के माहिरीन चांद ग्रहण को मुल्क की मौजूदा जो सूरत हाल है उसके हवाले से अहम करार दे रहे हैं, लेकिन माहिरीन के मुताबिक सियासी और इंतजामी तब्दीलियों के हवाले से भी ये चांद ग्रहण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखते हैं कि हमेशा हम कहते हैं कि जब भी सूरज चांद ग्रहण होता है तो हुकूमत पे उसके या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव असरात सामने आते हैं। अब आज हम जानेंगे अपने शो में कि इस चांद ग्रहण से क्या पॉजिटिव असरात आएंगे या फिर नेगेटिव असरात, क्योंकि सियासी माहौल में जो गर्मा गर्मी चल रही है, जो उतार चढ़ाव चल रहे हैं, वो तो फिलहाल नेगेटिव हैं। वी रियली होप, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतरी साबित हो। तो फिलहाल नजर डालते हैं आज के टॉप ट्रेंड्स पर। इस वक्त सोशल मीडिया पर पाक वर्सेस न्यूजीलैंड ट्रेंड बना हुआ है। टॉप ट्रेंड में कल से अब तक 4000 से ज़ायद सारिफीन इस पर ट्वीट कर चुके हैं और हम जानते हैं क्रिकेट फीवर हमारे मुल्क में बेतहाशा है, बल्कि मुल्क में दुनिया भर में क्रिकेट फीवर जो है वो बहुत ज़्यादा उरूज पर है आजकल, क्योंकि वर्ल्ड कप होने वाला है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि फेवरेट टीम करार दिया गया है। और इसके अलावा बाबर आजम भी इस वक्त टॉप ट्रेंड में शामिल हैं, पाकिस्तानी टीम के कप्तान, और ये भी टॉप ट्रेंड में। इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें टॉप ट्रेंड पे चल रही हैं। अगर हम देखें कि रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, हैशटैग भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। अगर बाबर आजम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम के कप्तान T20 वर्ल्ड कप में कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ बेहतरी आई है। वैसे पिछले अगर उनके रिकॉर्ड देखे जाए तो वो उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सके हैं, लेकिन अभी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो अच्छा परफॉर्म कर दें, पाकिस्तान मजीद अच्छा खेले, हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करे तो शायद हम वर्ल्ड कप जीत जाएं। वैसे इस वक्त हमारे सितारे कौमी टीम के बुलंदियों पर हैं, उरूज पर हैं, उनके फेवर में सितारे चल रहे हैं। और अगर सितारे ऐसे ही फेवर में चलते रहे जिस तरह से नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया है, तो आई होप और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप भी हमारे हिस्से में आ ही जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं और बात फिलहाल कुछ सियासी मैदान की कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख फिर तब्दील कर दी है। वजीराबाद से आज शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च नामालूम वजूहात की बिना पर मजीद एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उधर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले लॉन्ग मार्च या रैलियां, उनका शेड्यूल भी तब्दील कर दिया गया है। असद कैसर ने ऐलान किया है कि खैबर पख्तूनख्वा में अब रैलियों और जलसों का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन वो तैयार हैं जैसे ही इमरान खान की कॉल आएगी वो कॉल देंगे, लॉन्ग मार्च का आगाज़ दोबारा से कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कल जमान पार्क लाहौर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स ने उनके सीनियर सहाफ़ियों ने इमरान खान की इयादत की है। इमरान खान ने सहाफ़ियों को अपने ऊपर होने वाले हमले की तफसीलात बताई हैं और इस पर बात भी की है, बताया है, जोर दिया है कि जिस माशरे में इजहार राय की आज़ादी ना हो वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। खुर्रम मलिक हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जमान पार्क से, उनकी जानिब बढ़ते हैं और फिलहाल जानते हैं कि जमान पार्क में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या फिलहाल अपडेट है। जी खुर्रम मलिक बताइएगा, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है इस वक्त इमरान खान के घर की? जी बिल्कुल वर्दा, पहले तो मैं माजरत चाहूँगा, आज मेरा गला कुछ ख़राब है और आपसे भी और अपनी व्यूवर से भी माजरत चाहूँगा क्योंकि स्मोक बहुत ज़्यादा है लाहौर में, जिसकी वजह से गले जो है सबकी ख़राब है। कोई बात नहीं खुर्रम, सर्दियों की आमद भी हो गई है, स्मोक भी है तो गला ख़राब चलता रहता है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा लाउड हम कर देंगे, कोई मसला नहीं। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल वर्दा, जमान पार्क के बाहर मौजूद हूँ। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि इमरान खान के उस सीनियर लीडरशिप जो है यहाँ पर मुलाकातें की और मिले, यहाँ पर आए और उनकी जानिब से यहाँ पर जो है मुशावरत की गई और अगला लाएमल तैयार किया गया, क्योंकि आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ होना था लेकिन कल एक फिर जो है वह तारीख दे दी गई और जुमेरात से लॉन्ग मार्च का आगाज़ होने जा रहा है। क्योंकि कल वज़ीर आला पंजाब भी यहाँ पर आए, क्योंकि यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो एहतजाज कर रहे थे, क्योंकि जो वज़ीराबाद के मकाम पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, इमरान खान को कत्ल करने की कोशिश की गई थी, उसका मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसके ऊपर हमने देखा कि शहर भर में जो है कारकुनान सरापा एहतजाज जो है, जिनको जो है लाहौर की क़यादत ने जो है उनको लीडरशिप की तौर पे जो है क़यादत की और यहाँ से तमाम तर जो कारकुनान थे उनकी मुलाकात हुई और रात को अंधेरे में जो है एक FIR दर्ज कर दी गई, जिसका मतन जो है वो ये रखा गया है कि वहाँ पर इमरान खान पर जो है कातलाना हमला किया गया, जिस पर 302 दफ़ात जो है वो रखी गई है, जो कत्ल की दफ़ात है, इक़दाम कत्ल की दफ़ात रखी गई है। उसके साथ साथ दीगर जो दफ़ातें हैं 780 लगाई गई है
और मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन कल यहाँ पर इजलास जो हुआ था उस पर यही चीज़ जो है मुशावरत की जा रही थी कि मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है, इमरान खान समेत, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा 24 घंटों के अंदर FIR दर्ज करने की हदायत जो है वो जारी की थी। और हमने देखा कि रात को IG पंजाब की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया और FIR दर्ज कर ली गई। लेकिन यकीनन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो इस FIR को जो है वो नामंजूर करार दे रही है और रिजेक्टेड करार दे रही है। मुख्तलिफ ट्वीट्स किए जा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है लाहौर की, फवाद चौधरी ने जो है ट्वीट किया, मुसर्रत जमशेद चीमा ने ट्वीट किया, उसके साथ साथ हाशिम डोगर ने ट्वीट किया और दीगर जो PTI के रहनुमा हैं उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। इस वक्त आज ज़रा यही बता रहे हैं कि फिर एक बार इमरान खान जो है तमाम इजलास जो है यहाँ पर मुनक्किद किया जाएगा और तमाम PTI की लीडरशिप से जो है एक दफ़ा फिर यहाँ पर मुलाकात की जाएगी, क्योंकि जुमेरात को एक बार फिर जो है लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो रहा है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आज जो है वो PTI आपस में इजलास होगा और दोबारा से लॉन्ग मार्च का स्केड्यूल बनाया जाएगा और FIR के मामले में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतमईन नज़र नहीं आती है। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। वज़ीराबाद में तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में फायरिंग का वाक़या पेश आया था और इसी दौरान एक हमलावर को अपनी जान पर खेल कर पकड़ने वाले एक इब्तिसाम नामी नौजवान आज हीरो पाकिस्तानी बन गए, बल्कि वो पूरी कौम के हीरो हैं कि जिस तरह से उन्होंने हमले को नाकाम बनाया, हमलावर को उन्होंने दबोच लिया, पकड़ लिया, अपनी जान की परवाह ना किए बगैर। उन्होंने ये नहीं सोचा कि गोली उनको भी लग सकती है, उनके बराबर वाले शख्स को भी गोली लगी, वो शहीद हुआ। लेकिन इब्तिसाम की हिम्मत को सलाम है, पूरी कौम इस वक्त इब्तिसाम को सलाम पेश कर रही है, खालिद तहसीन पेश कर रही है, वो हीरो हैं कौम के। इब्तिसाम हसन हमारे साथ मौजूद हैं आज हमारे सेगमेंट हीरो पाकिस्तानी में। अस्सलाम वालेकुम इब्तिसाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इब्तिसाम ये बताएं सबसे पहले कि आप इस मुकाम पर कितनी दूर पहले पहुंचे जिस वक्त ये हमला हुआ? तकरीबन 2 किलोमीटर से मैं साथ साथ ही चल रहा था, खान साहब के बिल्कुल पास दौड़ लगा के, जितनी रफ्तार ने कंटेनर की, तो पीछे से बाईपास से ना तकरीबन इधर अल्लाह वाले चौक तक कंटेनर थोड़ी स्पीड में ही था, लेकिन इतनी स्पीड नहीं थी है कि मतलब वो आगे गुजर जाता। इब्तिसाम, वो शख्स जब पिस्तौल निकाल रहा था, वीडियो में देखा जा सकता है, तो आपने वो कैसे भांप लिया? आपको क्या महसूस हुआ कि वो पिस्तौल निकालने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है? आपने ये भांपा कैसे? और आसपास देखा बहुत से लोग मौजूद थे और आपने भी उसे पकड़ने की कोशिश की तो आपको धक्का लगा, उसने आपको गिरे, लेकिन आप फिर उठ के खड़े हुए, फिर उसके पीछे भागे। तो ये कैसे किया आपने पकड़ने की जो सी कोशिश की? आपको डर नहीं लगा एक लम्हे के लिए भी? कुछ नहीं, पहले तो मुझे मशकूक सा लगा था, लेकिन मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया है। मैंने कहा ये जलसा जुलूस है, मेरे लिए हर किस्म का बंदा होता है, इधर अमीर क्या, गरीब क्या, मिडिल क्लास क्या, हर किस्म का बंदा होता है, लोग बच्चे लेके आए होते हैं। तो फिर मेरे देखते ही देखते ना उसने अपनी कमीज में हाथ डाला, तो मेरी नज़र ना उसके ऊपर ठहर गई। तो विद इन 1 सेकंड का ये होगा, मेरी नज़र उस पर ठहरी है, उसने कमीज उठाई है, मैंने उसकी तरफ दौड़ लगा दी है। 1 सेकंड का खेल था सारा। तो पिस्टल उसके पास ऑटोमेटिक थी पूरी, तो इसका मुझे नहीं था अंदाजा कि रिवॉल्वर भी ऑटोमेटिक होते हैं। तो उसने खान साहब की तरफ अपना निकाल के कर रहा है, तो मैंने दौड़ लगा दी। उसने मुझे देख लिया था, तो लेकिन उसका टारगेट खान साहब थे, या वो मुझे मारता या खान साहब को मारता, लेकिन मुझे मारता। उसको जारी बात, उसने पकड़ा जाना था, उसने कहा चलो मैं खान साहब को मारता हूँ। बाद में मैं पकड़ा भी गया तो मैं देखी जाएगी। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके चाहने से क्या होता है, ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात बैठी हुई है फैसले करने के लिए। बेशक। तो उसने अभी उसका एम सीधा नहीं था हुआ, तो मैंने उसका बाजू पकड़ लिया था, तो उसका हाथ हटाया है। तो हटाने के फौरी बाद ऐसा हुआ है कि उसने ब्रेस्ट दबा के रखा है अपना ट्रिगर। तो खान साहब की तरफ जो फायर चला था ना, वो 110% के वो एक ही फायर चला था, क्योंकि उसको मौका नहीं मिला। तो उसका जब एम हट गया तो मैंने उसका पिस्टल पे मैंने हाथ नहीं था उसका गया, उसका कलाई से मैंने पकड़ा था, तो उसका नीचे कर दिया पिस्टल पकड़ के मैंने। जब ये टोटल 2 सेकंड की गेम होंगी, 2 या 3 सेकंड की, ठीक है। तो जब मैं उसका नीचे किया तो उसको भी एकदम समझ में आई कि ये तो काम गलत हो गया। तो अभी उसका जो था ना, हाथ पे मेरी ग्रिप नहीं थी, कलाई पे थी। उसने अपनी तरफ कमर करके ना ट्रिगर दबा दिया, लेकिन उसका ये था कि मैंने उसके पिस्टल का मुंह ना अपनी तरफ नहीं था किया हुआ,
साथ एक बंदा था, मौजम नामी बेचारा, जो शहीद हो गया मौके पर, उसकी एट स्पॉट डेथ हो गई। तो वो जनाब इस तरह वो पिस्तल के सामने से ही ना उसकी तरफ भाग पड़ा था। उसको भी नहीं था पता कि शायद उसने पिस्तल पकड़ा हुआ है कि छोड़ा हुआ है। अगर पता होता तो शायद लाजमी बात है कि वो कभी ऐसा रिस्क ना लेता। छोटे छोटे उसके बच्चे थे, तो वो उसके सीधा ना हेडशॉट हो गया था उसको, वो बेचारे के मौके पे डेथ हो गई। तो हड़बड़ाहट में अंदाजा भी नहीं हुआ कि जो जिस तरह से हैपहैज़र्ड सिचुएशन थी उस वक्त, तो यही लग रहा है कि अंदाज़ा नहीं हुआ होगा। लेकिन खैर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो शहीद का दर्जा उन्होंने हासिल किया है। अच्छा इब्तिसाम, आप इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, इतने चाहते हैं, जुनून की हद तक इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, आपने उनकी जान बचाई, आप उनके हीरो हैं, बल्कि पूरी कौम के हीरो हैं। जब आप इमरान खान से आपकी मुलाकात हुई तो आपकी अपनी ख़ुद की क्या फीलिंग्स थी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, खान साहब ने क्या कहा आपको? लीडर अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको क्या बताएं। खान साहब को पहले तो ख्वाबों में ही था कि टीवी पे देख लिया, यही था। कभी सोचा नहीं था कि चल अल्लाह पाक मुझे चुनेंगे कि इतना बड़ा काम हो जाए तो फिर अल्लाह पाक मुझे मिलवा भी देंगे। फिर जब खान साहब से मुलाकात हुई तो दिल बाग बाग हो गया। खान साहब को अल्हम्दुलिल्लाह के चले जो चोट आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब अपने पाँव पे आज खड़े भी हैं, ठीक हैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जब उनको मुलाकात हुई तो पूछा खान साहब ने, आपको क्या चाहिए, क्या करते हो, कैसा वर्क करते हो, आप सोशल मीडिया पे हो? मैंने उनको बताया नहीं, मैं ना सोशल मीडिया पे नहीं, वैसे फेसबुक की आईडी है, ये जो नून लीग के पटवारी हजरात हैं उनसे बहस तो है होती रहती है आते जाते। तो जब इलेक्शन आते हैं तो डोर टू डोर जाके तरले वाली कंपेन कर लेते हैं, लेकिन कभी खुल के कंपेन नहीं की है। तो पूछे थे क्या चाहिए, मैंने फिर उनसे पूछा जो मांगूंगा मैं आप दे देंगे? तो अब पता नहीं देते हैं कि नहीं। उन्होंने पूछा क्या मांगा, मैंने कहा आपने ना अपनी सिक्योरिटी का रिस्क नहीं लेना, आपका इधर से एक इशारा होना है तो आपके लिए कंटेनर तैयार हो जाना है। आप बुलेट प्रूफ कंटेनर ले लें जिसके 8 फुट शीशे लगे हों, कम अज़ कम बुलेट प्रूफ जोन से हों, जिनको बड़ी गनों से भी ना शीशे डैमेज ना हो। मैंने कहा आपको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं, या है अगर है तो आप इस चीज़ को इग्नोर कर दें ना, तो ये पूरे पाकिस्तान के साथ, उम्मत मुस्लिमा के साथ ज्यादती है कि आप अपनी सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखते। आप अकेले हैं, आपके लेफ्ट राइट कोई भी नहीं है। अगर आपको कुछ खुदा ना हादसा हो जाता तो आधे पाकिस्तान ने तो रो रो के मरना था, आधे ने आपस में लड़ के मर जाना था। तो 5 वगैरह गार्ड वो बेचारा वो भी रोने लग शुरू हो गया, कहना बच्चा तो ठीक कह रहा है। तो हाँ साहब से रिक्वेस्ट की थी, यही मांगा था कि अपनी सिक्योरिटी का याद रख लें, बाकी आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं है तो फिर पाकिस्तान का जो हाल आप देख रहे हैं आपको पता है। बेशक इमरान खान ऐसे लीडर हैं कि जिनके लिए दुआएं करते हैं, कितनी माओ, कितनी बहनों, कितनी बेटियों की, कितने बाप की, कितने भाइयों की दुआएं इमरान खान साहब के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इब्तिसाम हसन, हमारे पाकिस्तान के हीरो हमारे साथ थे। लोग हम मूवीज़ में देखते हैं इस तरह के एक्शन सीन्स होते हुए, लेकिन हकीकी ज़िंदगी में जो हमने एक एक्शन हीरो देखे हैं वो इब्तिसाम की सूरत में हमारे सामने आया। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इमरान खान साहब को हमेशा अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी थोड़ा सा कुछ नाश्ता वाश्ता करके आती हूँ। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और जैसे ही स्क्रीन खुली है आपने देखा मेरे लेफ्ट साइड पे 3 होनहार स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी के तलबात हैं जिन्होंने एक जदीद माहौल दोस्त यानी कि इको फ्रेंडली कार तैयार कर ली है, जिसका नाम उन्होंने रखा है ईवो एक्स। एक फार्मूला कार उसका नाम दिया है। और नस्ट यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह से माशाल्लाह पूरे दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो एक अपने झंडे गाड़ रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या ज़बरदस्त कार है, और इसकी बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे नस्ट के स्टूडेंट से। और ये पहली टीम है पाकिस्तान की जिन्होंने अवार्ड विन किया है कम्युनिकेशन में पूरे ऑल ओवर द एशिया के अंदर, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद है मेरे लेफ्ट पे वासिफा उमर, और उसके बाद मेरे पास साथ हैं अरहम खलील और दानियाल अहमद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। आप तीनों को खुशामदीद जी। तो आप लोगों ने इको फ्रेंडली कार तैयार की है, ये हम इससे कब मुस्तफीद हो सकते हैं, ये कमर्शलाइज कब होगी, सबसे पहला सवाल। अच्छा, ये हम लोग की जो व्हीकल होती है, ये एक असल में इसका नाम होता है प्रोटोटाइप व्हीकल होती है। इसके अंदर हम लोग आइडिया इंस्टॉल करते हैं जो कि किसी भी कमर्शियल गाड़ी में यूज़ हो सकता है। तो हम लोग एज स्टूडेंट्स आइडिया पुट फॉरवर्ड करते हैं
अब ये कि कोई भी कंपनी, बल्कि बहुत सारी कंपनी इस तरफ अडेप्ट भी कर रही हैं इन सब चीज़ों को, किस तरह हम अपनी कंजम्पशन को, इको फ्रेंडलीनेस को बेहतर कर सकते हैं। तो यानी किसी भी गाड़ी में आप अप्लाई कर सकते हैं आइडिया, लाइक जो भी इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं XYZ इस वक्त रोडों पे बहुत कॉमन कार्स हैं। और सिर्फ गाड़ियाँ भी नहीं, किसी भी कंबस्शन व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे रिक्शा हो गया, बाइक्स हो गई, इनमें भी इंस्टॉल हो सकती हैं सारी। अच्छा, बिल्कुल, एग्जैक्टली। इंटरेस्टिंग। सही, तो इसकी कंजप्शन क्या होगी, कितना डिफरेंस आएगा अगर हम फ्यूल की बात करें? क्योंकि फ्यूल ने तो निचोड़ लिया है, खून चूस लिया है, बड़ा बुरा हाल है। मैम जो लास्ट हमारा फिगर है दैट इज़ 200 किलोमीटर्स पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब हमारी गाड़ी एक बिजली के यूनिट में 200 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है। इसका मैं अगर आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, अगर आप यहाँ से हैदराबाद जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 1 यूनिट बिजली में आप जा सकते हैं, जो कि इस वक्त करंटली आपको तकरीबन 25 रुपये का पड़ता है। तो सिर्फ 25। आप कराची से हैदराबाद 25 रुपये में चले जाएंगे? यस मैम, हमारी गाड़ी में, इको फ्रेंडली गाड़ी में। यस मैम। वाओ, अमेजिंग। कब ला रहे हो भाई ये? लेकिन ये पॉसिबल कैसे है, किस तरह से आप इसमें, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल है, हाइब्रिड है, बैटरी कौन सी यूज़ की है इसमें? सब मेरे पीसीआर में सब परेशान हो गए कि पॉसिबल कैसे है। सीरियसली ये वाकई पॉसिबल कैसे? व्यूअर्स भी हमारे परेशान है, एक्सप्लेन करो भाई। हमारी लिथियम आयन बैटरी होती है जो हमने कस्टम बिल्ड किया है, और हमारा जो कंट्रोलर होता है वो भी हमने खुद बनाया है। तो हमने उनको डिज़ाइन ही इस तरह किया है कि वो कम से कम बैटरी यूज़ करे और मैक्सिमम आपको डिस्टेंस दे। और मैकेनिकल साइड से हम भी आपको बताएंगे। जो मैम, मैं अगर इसकी आपको एक ऐसी एग्जांपल दूं जो कि समझ में आए आराम से, तो आप अगर कभी चलती हुई गाड़ी से अपना हाथ बाहर निकालते हैं तो हमें एक फोर्स महसूस होती है अपने हाथ में जो पीछे। अच्छा, एक फैक्ट है कि जो नॉर्मल गाड़ी है वो अपनी 60% ऑफ द फ्यूल जो है वो उस फोर्स को ओवरकम करने में लगाती है आगे। तो हम लोग ने वो फोर्स को मिनिमाइज कर दिया अपनी गाड़ी। इसका शेप हमारा गाड़ी का आपने स्क्रीन में देखा होगा, बहुत ऑड सा है, एक मतलब कन्वेंशनल दिखाएं भाई, शेप दिखाएं दोबारा से एक दफ़ा। कन्वेंशनल गाड़ी जैसा नहीं है। तो वो इसीलिए है कि इसके ऊपर जो एयर ड्रैग बोलते हैं इसको, जो एयर ड्रैग एक्ट कर रहा है वो बहुत मिनिमम, मतलब 0.2 का एयर ड्रैग है, और ये एक बहुत सिग्निफिकेंटली स्मॉल नंबर है जिसकी वजह से हम लोग ये एफिशिएंसी अचीव कर पाते हैं। ये तो फार्मूला 1 कार टाइप की है, सिंगल फार्मूला 1 नहीं है, नहीं टाइप्स उस टाइप की है ना, फार्मूला 1 टाइप्स कार है ना ये। इसका फार्मूला 1 तो नहीं कहते, लेकिन है इतनी सी कॉम्पैक्ट, छोटी सी, सिंगल, बिल्कुल लो हाइटेड, उसी टाइप की है। जी, तो ये शेप इसका इसीलिए होता है कि आप जो इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेस हैं उनको आप मिनिमाइज कर, हमारा गोल होता है कि 0 कर दें, मगर ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं है, हम उसको मिनिमाइज करने के लिए काम करते हैं। तो लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर ये वाली कार जो आपने डिज़ाइन की है इसमें अगर आप हैदराबाद जाएं तो आप 25 रुपये में जा सकते हैं, अदरवाइज अगर हम दूसरी गाड़ियों में लगा दें, हमारी सेडान है या 4x4 है, उसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो मैं झटका दे दिया, एलन मस्क कॉल कर लेगा, भाई क्या हो गया, मैं नहीं निकाल सका आज तक, ये कहाँ से आ गया? हम ये कर सकते हैं, लाइक जो हम मटीरियल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा जो वो हम ग्लास फाइबर या कॉम्पोजिट मटीरियल्स यूज़ कर रहे होते हैं, इनका वेट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू हमारे स्टील, एल्यूमिनियम वगैरह के जो मेटल्स होते हैं उससे, और इनके स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वो हमें बहुत ज़्यादा कम वेट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देंगे। तो वो उन सब चीज़ों से ना हमारी जो एक आपके फ्यूल यूज़ होता है, आपके लोड उठाने में भी यूज़ होता है फ्यूल, आपकी इंजन या बैटरी की पावर लगती है आपके फ्यूल की जो पूरा लोड है उसको मूव करवाने में। तो वहाँ पे जो है वो सारी हमारी जो कंजम्पशन है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो अगर हम वेट रिड्यूस करेंगे गाड़ियों का, जो कि अगर हम उनके मटेरियल्स को चेंज करेंगे तो वहाँ पे भी हम ये काम कर सकते हैं। तो फिर तो ये पूरा प्रोसीजर हो गया ना कि आपको वेट रिड्यूस करना है, मटेरियल चेंज करना है, उसके बाद अब इस पे आ सकेंगे। लेकिन अभी करंटली अगर हम बात करें इको फ्रेंडली कार की, और हम अगर अपनी नॉर्मल, क्योंकि ऑफ कोर्स फैमिली के साथ लोग ट्रैवल करते हैं, लोग कार ऐसी रखते हैं कि जो फैमिली इजीली उस पर बैठ सके, क्योंकि इस गाड़ी में तो फैमिली नहीं बैठ सकती। तो अगर फैमिली कार लाइक नॉर्मल सेडान की बात कर लें, अगर हम हैचबैक की बात कर लें, तो उसमें अगर ये आपका जो आइडिया है वो इंस्टॉल किया जाए तो उसमें कितनी कंजप्शन होगी? मैम क्योंकि ये गाड़ी हम बनाते हैं हाईएस्ट रिकॉर्ड सेट करने के लिए, इसलिए हमने हर चीज़ को एक्सट्रीम पे ले गए हैं, वेट भी मिनिमाइज़ कर दिया है, ड्रैग भी मिनिमाइज़, तो हम हर चीज़ को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं। बट आइडिया ये है कि यहाँ से जो हम लेसन्स लर्न करते हैं, जो हमें बातें पता चलती हैं कि ये चीज़ चेंज करने से फ़ायदा होता है, वो हम अब रियल गाड़ियों में अप्लाई करेंगे। तो उनसे हमारा अंदाज़ा है कि एटलीस्ट 10% 20% इम्प्रूव की जा सकती है एक नॉर्मल गाड़ी की एफिशिएंसी भी, जस्ट बाय मेकिंग अ फ्यू स्मॉल चेंजेस। तो उसमें अगर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगे, अगर आपको आइडिया इंस्टॉल करना है, देन आप 10 to 20% ओके एक्सेप्टेबल, 20% भी अगर आपका फ्यूल कंजप्शन बच जाती है और तो बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है आई गेस। सही। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने मुझे बताया था हम जब सेगमेंट से पहले कि आपकी गाड़ी में आपने कोई ऐसा ऑप्शन भी तैयार किया है जो कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट कर सकता है, यानी कि जो मरी में हादसा हुआ था, जब बर्फ़बारी हुई थी, लोग एसी चला रहे थे या हीटर ऑन करके अपनी गाड़ियों में सो गए थे, और फिर और जितना बड़ा सानहा हुआ वो हम सब बहुत अफसरदा हैं उस बात से कि वो सब सोते ही रह गए थे। तो उसके डिटेक्टर्स कैसे आपने लगाए अपनी गाड़ी में? मैम बेसिकली हमारे कॉम्पिटिशन में एक टेक्निकल इनोवेशन अवार्ड होता है, उसके अंदर हमने अप्लाई किया था, एंड उसके अंदर हमने आइडिया पिच किया था कि अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हैं
और लेट से कि आपने बहुत देर से खिड़कियाँ नहीं खोली, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो हमारे सेंसर्स खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं वो कमी और ड्राइवर को वार्न कर देते हैं कि आपको गाड़ी से बाहर निकल जाना चाहिए। मरी के केस में भी ऐसा ही हुआ था कि लोगों ने गाड़ियों के अंदर बैठे रहे, एसी ऑन रखे और कार्बन मोनोऑक्साइड के लेवल इतने हाई चले गए कि वो ब्रीथ नहीं कर सके और वो बेहोश हो गए। तो हमारे सेंसर्स उसको डिटेक्ट करते हैं और ड्राइवर को वार्न करते हैं। अगर ड्राइवर एक्शन नहीं लेता, वो खुद ही खिड़कियाँ भी खोल देंगे और आपको जो है ना अलार्म भी करेंगे कि आप गाड़ी से फ़ौरन निकलें, या फिर अगर बाहर इशू है तो आपको वार्न करेंगे गाड़ी के अंदर ही रहें, बाहर ऑक्सीजन की कमी है। तो दोनों तरफ काम करता है। तो ये दोनों तरफ काम करता है, दैट्स ग्रेट। और आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई कि अगर वो आपको ड्राइवर को अलर्ट करता है और अगर ड्राइवर रिस्पॉन्स नहीं करता तो ऑटोमेटिकली उसके विंडोज़ वगैरह जो हैं वो ग्लास ओपन हो जाते हैं। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग और ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे लोकल प्रोडक्शन क्यों नहीं होती है? कोई इन्वेस्ट क्यों नहीं करता हमारे यहाँ? बाहर मुल्कों में आप जाए तो फ़ौरन इस चीज़ के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है, फ़ौरन पिक किया जाता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? मैम, हमारे पास पॉलिसीज़ इस तरह से हैं कि हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल हो गई है और इंपोर्ट करना आसान हो गया है। मैं अभी इंपोर्ट बैन से पहले की बात कर रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ आपको मैन्युफैक्चर करना कॉस्टली पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप वही चीज़ बाहर से मंगवा लें, क्योंकि शायद हमारे पास वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है, शायद हमारे पास वो स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग नहीं, स्किल्ड लेबर तो हमारे पास बहुत है। हमारे यहाँ की स्किल्ड लेबर बाहर मुल्कों में जाके काम कर रही है। आप जितनी भी फैक्ट्रीज उठा के देख लें, जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज उठा के देख लें, हमारे यहाँ की स्किल्ड लेबर वहाँ जाके काम करती है। उनको एक्सपोजर होना ज़रूरी है ना, आप डायरेक्ट उनको किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, वो एक प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, जैसे हम लोग अभी एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। हाँ, तो उनको एक प्रोसेस का एक्सपोजर होना ज़रूरी है कि किस तरह से सही है। टेक्निकल नॉलेज इनफ नहीं, आपको जब तक आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होगा तब तक वो तो किसी भी आपकी फील्ड में हो, जब तक आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता आप उसी क्वालिफाई करते हैं प्रॉपर तरीके से। इसलिए थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल। जैसे हमारे पास अभी कंपटीशन में एक हाइड्रोजन फ्यूल की कैटेगरी होती है। अब हाइड्रोजन फ्यूल एज अ फ्यूल जो है पूरी ग्लोबली बहुत कॉमन चीज़ हो गई, मगर पाकिस्तान में कोई भी टीम नहीं इस पर काम कर रही है, क्योंकि वो इंपोर्ट पॉलिसीज इस तरह की हैं और उसका कॉस्ट इस तरह का है कि हम लोग को बहुत मुश्किल हो जाता है ये उसको मैनेज करना और उसको आगे लेके चलना। तो यानी कि इन शॉर्ट हमारी पॉलिसीज़ ऐसी हैं और इतनी ख़तरनाक पॉलिसीज़ हैं कि हम उस पर काम करना चाहें भी तो काम नहीं कर सकते। आसफा, आप कुछ कहने वाली थी? वासफा जी, आप कुछ कह रही थी जब भी बात कर रहे थे? नहीं, लाइक ऐसे नहीं, लेकिन हमारे पास और भी दूसरी चीज़ें होती हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अलावा भी हमें जो है ना बहुत सारी चीज़ों पे हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता है। बहुत सारी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड होते हैं हम, जो जैसे कि रमाई ने कहा, हमें लाइक हमारे अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो हमारे पास जो है ना डिज़ाइंस बन नहीं रहे। हमारे पास डिज़ाइंस आ रहे होते हैं जिनको यहाँ पे सिर्फ मोल्ड या कास्ट किया जा रहा होता है, वो उसके अलावा नहीं हो रहा। अगर इंडस्ट्रीज़ में उसको लाया जाए कि हम डिज़ाइन भी खुद करें, अपने डिज़ाइन इनोवेट करके हम लेकर आए मार्केट के अंदर, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी के अंदर हम कर रहे होते हैं, तो वो वाली चीज़ अगर हम आएगी तो हमारे पास ये डिफरेंस आ सकता है कि हम कुछ क्रिएट कर सकें, कुछ बना सकें। मेंटालिटी का भी हमारे पास बहुत इशू है कि हम लोग हमेशा आप किसी भी प्रोडक्ट की बात कर लें, कपड़ों की बात कर लें, हम हमेशा उस चीज़ को प्रेफर करेंगे जिसके अंदर बाहर का टैग लगा हुआ होता है। ये तो है। तो ये जब हमारे पास एक मार्केट में भी इस तरह क्योंकि शायद हम क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, इस वजह से अगर हम बाहर की चीज़ें उठा के देखें तो उनकी क्वालिटी पे कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। आप थोड़ी सी महंगी ज़रूर खरीदें लेकिन वो लॉन्ग टर्म चलती हैं आपके पास, लेकिन अगर आप लोकल प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो आपके पास आप पड़ती है आपको उतनी 19-20 का फर्क है, लेकिन वो आपके पास लॉन्ग टर्म नहीं चलती है। ये एक रीजन है। आपको लोकल प्रोडक्ट बेचने के लिए उसकी कॉस्ट कम करनी पड़ती है, क्योंकि एक ही अट्रैक्टिव फैक्टर होता है कि आप उसको सस्ता बेचेंगे तो कोई खरीदेगा। चलें, खैर ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इको फ्रेंडली कार तैयार की है। विश यू ऑल द बेस्ट। और हम चाहेंगे इस तरह की जो इनोवेशंस हैं हमारे कंट्री में हों, लेकिन हाँ इन्वेस्टर्स के साथ, ताकि हम पाकिस्तानी भी उससे मुस्तफिद हो सकें। लेकिन अब इको फ्रेंडली बसें भी जो है वो शहर अकायद के बासियों के लिए आ गई हैं। और एक साल में दूसरी बड़ी खुशखबरी हमारे पास ये आई है कि कराची की सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक बसें दौड़ती हुई आपको नजर आएंगी, जहां गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत ने कई नई बस सर्विसेज की जो है वो टेस्टिंग करते हुए रोड पर शहरियों के उन्होंने दिखा दिए हैं कि वो नई नई बसेस चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चल रही हैं। लेकिन एक मैं बात यहाँ पे ज़रूर कहूँगी, ये देखें, आप देख सकते हैं इतनी खूबसूरत इलेक्ट्रॉनिक बस है ये। अब ये आपको कराची की सड़कों में चलती हुई नजर आएगी। इसका आगाज़ भी हो चुका है, आज से टेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी यहाँ पे है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये आपने बसों का ट्रैक तो बना दिया है, लेकिन जिस जगह आपने बसों का ट्रैक बनाया है आपने उस रोड का ख्याल नहीं किया है। इस बसों के ट्रैक की वजह से बाकी जो लोग हैं वो इतना सफ़र कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम सफ़र कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली ये ट्रैक आपका बैतुल मुकर्रम रोड की तरफ बनाया गया है
और वहाँ पे हर वक्त अब तो 24 घंटे इतना ट्रैफिक जैम रहता है। वो मेरा आने जाने का रूट है, मुझे पता है, आधे से पौन घंटा आपको वहाँ पे सिर्फ गाड़ी खड़ी रहती है, ख्वार होना पड़ता है। हाँ, आप अलबत्ता ये कर सकते थे, बहुत अच्छी बात है, अपनी आवाम के लिए सिंध हुकूमत सोच रही है, सिंध हुकूमत कुछ करना चाह रही है आवाम के लिए, आप ट्रैक बनाएं। लेकिन जो साइड पे जो लेन्स हैं उसको आपने 2 लेन कर दिया, इतना हैवी ट्रैफिक के लिए सिर्फ 2 लेन्स, आप सर्विस लेन खत्म कर देते। जो वहाँ पे एक्स्ट्रा पार्किंग 24 घंटे खड़ी होती है, वहाँ पे कोई आप ट्रैफिक पुलिस खड़ा कर दे ताकि वो रोड खुला रहे, एटलीस्ट लोग ईजिली पास तो कर सके वो रोड। जी नहीं भाई, हमने अपना काम कर दिया, हमने सिंध हुकूमत ने इलेक्ट्रिक बसेस तैयार कर दी हैं अपनी आवाम के लिए, लेकिन बाकी उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की ख्याल हम क्यों करें? ऐसा नहीं होना चाहिए, आवाम का भी ख्याल करें, ट्रैफिक में फंसते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। खैर, इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी जनाब, वापस आ गए हैं हम ब्रेक से और आपको बताते चलें कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख फिर तब्दील कर दी है। वजीराबाद से आज शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च नामालूम वजूहात की बिना पर मजीद एक दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया है। उधर खैर पख्तूनख्वा से आने वाले लॉन्ग मार्च या रैलियाँ, उनका शेड्यूल भी बदल दिया गया है। असद कैसर ने ऐलान किया है कि खैर पख्तूनख्वा में अब रैलियों और जलसों का आगाज़ कर रहे हैं, लेकिन वो तैयार हैं कि जैसे ही इमरान खान की कॉल आएगी लॉन्ग मार्च का आगाज़ दोबारा से शुरू हो जाएगा। और इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, उनको हम राब्ते में भी लेंगे, कंवल शोज़ब को हम कोशिश कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कल जमान पार्क लाहौर में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स ने और एडिटर्स के सीनियर सहाफ़ियों ने खान साहब की इयादत की है। उन्होंने उनको बताया खान साहब ने किस तरह से खान साहब के ऊपर हमला हुआ, उन्होंने तफसीलात बताई और वो इस बात से काफ़ी वो मुतमईन नज़र नहीं आए। वो गैर मुतमईन है कि वो जिस तरह से FIR कटवाना चाह रहे थे, FIR उस तरह से नहीं काटी गई है। पहले तो 4 दिन गुजरने के बाद FIR कटी है, काफ़ी अर्से तक वो कंप्लेन करते रहे कि FIR काटते रहे। और पंजाब में PTI की हुकूमत होने के बावजूद भी FIR कटने में ताख़ीर हुई है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, उनका हुक्म आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जाके कल रात को FIR काटी गई और FIR भी इस तरह से काटी गई कि जो नाम, जो खदशात खान साहब कह रहे थे कि वो नाम होने चाहिए FIR में, वो नाम नहीं थे। पुलिस ने खुद मुद्दई बन के FIR काट दी गई है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि खुद मुद्दई बन के पुलिस FIR काट दे, लेकिन अब ऐसा हो चुका है। तो ये भी देखना है कि पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। वरना उसूलन ये इतना क्रिटिकल केस था कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी के चेयरमैन, जिनकी पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है, दूसरी बात ये कि साबिक वज़ीर आज़म, वो उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ, कातिलाना हमला हुआ, उनकी FIR कटने में इतना टाइम लग रहा है, तो फिर आप और हम तो एक नॉर्मल इंसान हैं। खैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ बात करते हैं इस बारे में, मजीद क्या कहेंगे। जी कुरैशी साहब, क्या कहेंगे, क्या आप कोर्ट की समाअत से मुतमईन हैं? किससे मुतमईन हैं? जो कोर्ट की समाअत आई है FIR के लिए, जो समाअत हुई है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? मैंने उसकी, मेरी तस्वीरात मेरे सामने नहीं है, FIR की बात कर रही हूँ कुरैशी साहब। जी, FIR जो FIR जो हुई है, जो सरकारी मुद्दयत में की गई है, उसको सबने रिजेक्ट किया है। वो जो कंप्लेनेंट की जो मंशा है उसके मुताबिक नहीं है, वो FIR मुस्तरद हुई है। सही। अच्छा, रीज़न क्या हुआ कुरैशी साहब कि आज लॉन्ग मार्च का आगाज़ दोबारा से करना था, लेकिन कोई वजूहात सामने नहीं आई हैं, तो कल स्टार्ट कर रहे हैं, रीज़न क्या है डिले करने का? देखिए, एक तो वजह ये थी कि हम इस वक्त हमारी तवज्जो मरकूज थी FIR के इशू पर कि क्या FIR कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, क्या हमारी मंशा के मुताबिक वो दर्ज की जाती है कि नहीं। वो आपके इल्म में है, ऐसा नहीं हुआ। जो हमारी जो पटिशनर थे उनकी बात को नहीं सुना गया, तो उस पर वक्त लग गया। एक दूसरा, हमें कुछ तैयारी के लिए वक्त भी चाहिए था, तो तय हुआ कि हमें अब इसको जुमेरात को इसका आगाज होना है। तो हम इंशाल्लाह वजीराबाद से 2 बजे जुमेरात को इसका आगाज होगा। ये इमरान खान साहब ने ही फैसला किया।
अच्छा कुरैशी साहब, सुनने में आ रहा है कि सऊदी वली अहद का दौरा भी हो रहा है पाकिस्तान में 21 या 22 नवंबर को, तो क्या एक ये वजह भी है ताखीर की, ताकि आप लोग इस्लामाबाद डिले में पहुंचे? नहीं। अच्छा, उनका तो वो अगर तशरीफ ला रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। हमारे और सऊदी अरब के साथ तरीका ताल्लुकात हैं और अच्छे ताल्लुकात हैं। हम चाहेंगे हमारे ताल्लुकात पहले से बेहतर हों। जी बिल्कुल। अच्छा कुरैशी साहब, अभी स्केड्यूल क्या है लॉन्ग मार्च, क्योंकि पहले भी आप लोगों का लॉन्ग मार्च काफ़ी डिले का शिकार, ताखीर का शिकार था। जिस स्केड्यूल से आप लोग चलना चाह रहे थे नहीं चल पाए क्योंकि आवाम का एक जमे गफ़ीर आपके साथ मौजूद था, इस लॉन्ग मार्च में शामिल था। तो अभी स्केड्यूल क्या है, कब तक इस्लामाबाद पहुँचेंगे? देखिए, अभी कोई हद डेट देना मुमकिन नहीं है। ये जो ग्राउंड सिचुएशन है, बहुत सी चीज़ें हैं जो इवॉल्व कर रही हैं, अनफोल्ड हो रही हैं, जिनके बारे में आप पेशन गोई कर नहीं सकते। मिसाल के तौर पर जब हमारा मार्च चल रहा था, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि वजीराबाद पर इस किस्म का कातलाना हमला होगा। उस हमले से सब चीज़ें जो मुतासिर हुई आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो सारी तवज्जो बट गई इस तरफ, मार्च से हटकर उनकी तीमारदारी की तरफ, जान बचाने की तरफ, मेडिकल एड की तरफ, लीगल मैटर सामने आ गए, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बैक वक्त कई चल रही होती हैं, इन टैंडम पैरेलल चल रही होती हैं। तो इसलिए कोई हतमी डेट देना मुमकिन नहीं है। पर यह आपको अर्ज कर सकता हूँ कि इंशाल्लाह जुमेरात को उसका आगाज होगा, वजीराबाद से होगा और फिर मशावरत से आगे बढ़ते चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा कुरैशी साहब, ये बताइएगा कि FIR से मुतालिक आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या होगा, क्योंकि जो नाम आप लोग चाह रहे थे FIR में दर्ज करवाना वो नाम नहीं आए हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? देखिए, आज हमारे वकला ने वहाँ अपना मौक़िफ़ पेश करना था कि जो FIR दर्ज की गई है वो कानून के मुताबिक से जो मुद्दई है, जो विक्टिम है, जो मुतासरीन है, उनकी मंशा को और उनका जो नुक्ता नज़र है उसको रिफ्लेक्ट होना चाहिए FIR में, जो कि नहीं हुआ। हमारे वकला इस चीज़ को टेकअप करेंगे और लीगली हम देखेंगे आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि ये जो FIR दर्ज की गई है ये काबिल कबूल नहीं है, इसकी तो कोई वक़्त ही नहीं है। ये तो एक कागज का टुकड़ा है, देखिए ना, जो जख्मी है, जिन पर कातलाना हमला हुआ है, जिस खानदान का बच्चा शहीद हुआ है, मतलब है कि ये FIR उनसे बिल्कुल उनके नुक्ता नज़र से लाताल्लुक है। सही। अच्छा कुरैशी साहब, आप लोगों ने इस्तीफ़ा मांगा था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से, इसका मुतालबा किया था और कहा था कि अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया गया तो आप लोग मुल्कगीर एहतजाज करेंगे। मुल्कगीर एहतजाज हो रहा है, लेकिन उस एहतजाज में इतनी शिद्दत नहीं है, वो शिद्दत इख्तियार नहीं कर पाया कि गवर्नमेंट को प्रेशर में ले सके। अब क्या लॉन्ग मार्च आपको लग रहा है कि वो इस तरह से एक इतनी शिद्दत इख्तियार कर पाएगी कि गवर्नमेंट को प्रेशर में ले सकेगी और आपके मुतालबात पूरे हो सकेंगे? इसकी पहली बात तो ये है कि ये कहते हैं ना कि एहतजाज मुनासिब नहीं है, मैं उससे इत्तफाक नहीं करता। मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज हुआ है और लोगों ने अपना नुक्ता नज़र पेश किया है। लोगों ने लेकिन कुरैशी साहब, एहतजाज हुआ है लेकिन प्रेशर बिल्ड नहीं कर पाए हैं हुकूमत पे। मेरा कहने का मकसद यहाँ पे ये है, देखिए, पॉलिटिक्स एक प्रोसेस का नाम है, एक इवेंट का नाम नहीं है। ये एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम आप सियासत को कहते हैं। ये एक अमल है और वो अमल जारी है, वो रुका तो नहीं है, वो जारी है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद थे, आपने अपनी राय से हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब, मुल्क भर में सर्दी की एंट्री के साथ ही जनूबी पंजाब और अंदरूनी सिंध समेत कोयटा के मुख्तलिफ शहरों में सैलाब मुतासरीन शदीद परेशानी में मुब्तला हो गए हैं। आपको याद होगा कि चंद माह कबल सैलाब के बाइस कई हमारे भाई हमारी बहनें अपनी जान और माली नुकसान से हाथ धो बैठे थे, दो चार हुए थे, और ऐसे में हुकूमत और शहरियों ने अपने तौर पर उनकी
भरपूर मदद की थी, मगर अब सर्दी के आते ही उन्हें गर्म कपड़े और दीगर ज़रूरियात अशिया की अशद ज़रूरत है, क्योंकि घरों को वापसी के बावजूद उनके सरों पे ना छत है और हालिया सैलाब में तकरीबन 7,16,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए हैं और 11,68,000 से ज़ायद मकानात भी जुज़वी तौर पर उनको नुकसान पहुँचाया गया है। ऐसे में हम एक बार फिर सैलाब मुतासरीन के लिए मदद की अपील कर रहे हैं आपसे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत मोहतरमा फ़रा अज़ीम साहिबा। उनसे मज़ीद बात करेंगे और जानेंगे कि फ़िलहाल सूरत हाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम फ़रा अज़ीम साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी वालेकुम सलाम। जी फ़रा साहिबा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? सैलाब मुतासरीन के पास गर्म कपड़े नहीं हैं, उनको मज़ीद मदद की ज़रूरत है। इस वक्त सूरत हाल क्या है वहाँ कैंप्स में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि 13 जून से ये जो फ्लैश फ्लड्स का जो सिलसिला था वो शुरू हुआ था और अब हम रिहेबिलिटेशन के प्रोसेस में एंटर हो रहे हैं और हमारी जो असेसमेंट रिपोर्ट्स थी वो भी सामने आ चुकी हैं। अब जिस तरह के आप जानते हैं कि मुल्क भर में एक सर्दियों का जो वेदर है वो शुरू हो गया है और बलूचिस्तान में बारिशें और फिर बर्फ़बारी का भी सिलसिला शुरू होगा। तो अब हुकूमत की जानिब से ब्लैंकेट्स और जो गर्म कपड़े हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू हो चुका है और नसीराबाद डिवीज़न में हमने ये प्रोसेस जो है कंप्लीट कर लिया है और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिलसिला है वो जारी है। इसके साथ साथ आपको पता है कि हज़ारों की तादाद में लोगों के घर जो हैं वो डैमेजेस हुए हैं, मुकम्मल डैमेज हो चुके हैं। तो इसमें फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी ताउन जो है वो किया जा रहा है और अब इस प्रोसेस में थे गवर्नमेंट की जानिब से कि जो शेल्टर्स हमने प्रोवाइड करने हैं, लोगों के घरों को तामीर करना है, या तो उन्हें क्रॉस चेक की शक्ल में डिस्ट्रीब्यूशन देनी है हमने या फिर उनको घर तामीर करके देने हैं। तो बस ये विद इन फ्यू डेज ये भी चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी और रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस जिस तरह मैंने आपको कहा कि अब शुरू हो चुका है और सर्दियों के लिए जिस तरीके से टेंट्स जो प्रोवाइड लोगों को करने थे वो तो मुकम्मल कर लिए गए हैं और अब जो सिलसिला जारी है वो ब्लैंकेट्स और गर्म कपड़ों की डिस्ट्रीब्यूशन का है। जी फैसल, रिहेबिलिटेशन सेंटर का कितने अरसे में जो है वो प्रोसेस मुकम्मल हो जाए कि सर्दियां तो आने वाली हैं, अगले 2 से 3 माह सर्दियों की शिद्दत मज़ीद बढ़ जाएगी। बलूचिस्तान में आपने खुद कहा कि बर्फ़बारी भी होती है, सर्दियों की शिद्दत ज़्यादा होती है, तो कितना टाइम दरकार है ये प्रोसेस कंप्लीट होने में? देखिए तबाही जिस तरीके से आई है पूरे बलूचिस्तान में कि अगर आप पूरी हिस्ट्री उठा के देखें तो ऐसी तबाही पहले कभी नहीं आई और ये फ्लड्स वैसे भी ये इट्स अ नेचुरल डिजास्टर, बहुत तबाही लेके आते हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में आए। तो टाइम तो इसमें हमें दरकार होगा, टाइम लगेगा भी। जिस तरह आपने देखा मेरे इंटरव्यूज़ या मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जो भी सैलाब के हवाले से मैंने की हैं तो पूरे मुल्क में भी बल्कि जो प्रोमिनेंट NGOs हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड NGOs हैं, उन्हें भी हमने एंगेज करने की कोशिश की है क्योंकि जो एक रिसोर्सेज की कमी है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास, तो उसके बावजूद भी वी आर डिटर्मिन्ड, वी आर फोकस्ड कि हमने अपने लोगों के डैमेजेस पूरे करने हैं। इसमें टाइम तो लगेगा लेकिन वी आर ऑन इट। हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितने भी डैमेजेस हमारे लोगों के हैं उन्हें हम पूरा करें। और फिर सर्दियों का जो एक वेदर है उसमें जैसे मैंने कहा कि जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं जिस तरह ब्लैंकेट्स हैं, गर्म कपड़े हैं और फिर जो हमने रीबिल्ड करने हैं उनके घर, उसका प्रोसेस हम कर दिया है। जी सही। हुकूमत की जानिब से आप कुछ कहना चाहेंगी, उनसे कुछ मुतालबात या कोई अपील करना चाहेंगी हुकूमत की जानिब से आपकी तरफ मजीद कोई नजरसानी की जाए बलूचिस्तान पे? जी बिल्कुल। देखिए अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है NDMA की जानिब से भी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार दौरा किया है बलूचिस्तान का। बस अभी हमें ये है कि जिस तरीके से फेडरल गवर्नमेंट ने हमें या तो पूरे के पूरे जो घर हैं उनके वो तामीर करके देने हैं या फिर क्रॉस चेक की शक्ल में देना है, तो बस मेरी यही अपील है फेडरल गवर्नमेंट से कि ये भी फैसला जल्द कर लिया जाए ताकि जो लोगों के घरों की तामीर है वो शुरू कर दी जाए। जी 2 से 4 अगर हम देखें 2-4 ऐसे कुछ मज़ीद अभी भी इस तरह के इलाके हैं जहाँ पे अभी भी फंडिंग सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही है, इमदाद सही तरीके से नहीं पहुँच पा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगी फ़रा साहिबा? जी देखिए जितना गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान का मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आप लोगों के सामने रखती रही हूँ और आबादी देखें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है बलूचिस्तान की और ड्यूरिंग
जो फ्लड्स का मौसम था और जब बारिशें शदीद हो रही थी उस वक्त भी इंतज़ामिया को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना था, क्योंकि आपको पता है कि ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता हो चुके थे, फिर वेदर वजह से हेलीकॉप्टर्स भी उड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। लेकिन आबादी स्कैटर्ड ज़रूर है, हम पहुंच रहे हैं, कहीं अगर हमें देर भी हो जाएगी लेकिन हम हर जगह पहुंचेंगे, हम अपनी आवाम तनहा नहीं छोड़ेंगे जी। और मैं आपको यहाँ ये भी बताऊं कि जिस तरह के मैं पहले भी अपने इंटरव्यूज में कह चुकी हूँ कि हमारी जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी बलूचिस्तान में टू डील विद ऑल काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, ये तो सिरे से बनाई ही नहीं गई थी। तो ये अब हमारी गवर्नमेंट है कि इसमें हम एक्सपर्टीज को इन्वॉल्व करके इंगेज कर इस पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल भी देखिए मौसम की यही तब्दीली होगी और मजीद फ्लड आ सकते हैं, तो अब हम इस पे भी प्लान कर रहे हैं जी। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। फराह अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थी, तर्जुमान बलूचिस्तान। बहुत अच्छी बात है कि अगर हुकूमत अब एटलीस्ट क्लाइमेट चेंज पे काम करे, क्योंकि ये हर साल 2 साल बाद ये सूरत हाल का हमें सामना करना पड़े, क्योंकि क्लाइमेट चेंज ओवरऑल मुल्क पे, दुनिया पे असर कर रहा है। एशियन कंट्रीज़ खासतौर पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मुतासर हो रहे हैं, और हमारी दुआ है कि हमारी हुकूमत इस चीज़ पर काम करे ताकि आइंदा हमें इस तरह के साने हाथ से 2-4 ना होना पड़े, नेचुरल डिज़ास्टर से ना गुजरना पड़े। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, इस वक्त दुनिया के सुपर पावर मुल्क में इंतखाबात की गर्मा गर्मी जारी है। अमेरिका में आज मिड टर्म इंतखाबात हो रहे हैं, जिनमें रियासती असम्बलियों के अरकान का भी इंतखाब भी होगा। ऐवान नुमाइंदगान की 435 और सेनेट की 35 सीट्स के लिए वोटिंग का अमल जारी है। 36 रियासतों के गवर्नरों का इंतखाब भी आज ही होगा। रियासती असम्बलियों और मुकामी सतह पर भी इंतखाबात जारी हैं। इंतखाबात के लिए 4 करोड़ अमरीकी खुद या डाक के ज़रिए पहले ही वोट कास्ट कर चुके हैं, और इंतखाबात में जिन शहरियों को अंग्रेज़ी नहीं आती उनके लिए दीगर ज़बानों में बैलेट पेपर्स की सहूलत भी दस्तयाब है। इंतखाबात में रिपब्लिक्स और डेमोक्रेशन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्का किया जा रहा है। अब देखना यह है कि हुकूमत किसकी आती है, डेमोक्रेट की या फिर रिपब्लिकेशंस की। तो क्योंकि अब जो इलेक्शंस हैं वो सबसे ज़्यादा मेन इलेक्शंस होते हैं, और आगे फैसला होता है कि यहाँ पे आगे क्या होने वाला है क्या नहीं। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि तलखियों से लबरेज शायरी को नई ज़िंदगी देने वाले जॉन एलिया की आज 82 बरसी मनाई जा रही है, 82वीं बरसी मनाई जा रही है। अगर हम कहें तो जॉन एलिया के लिखे गए कलाम को हर दौर में पसंद किया गया है। जदीद गज़ल गोई में जॉन एलिया का कोई सानी नहीं है, और जॉन एलिया हिंदुस्तान के अदबी शहर लखनऊ से उनका ताल्लुक़ है। कराची आने के बाद वो फेडरल बी एरिया में रिहाइश पजीर रहे हैं। जॉन एलिया उर्दू के मारूफ शायर रईस हैं। उनके कुछ अशार हैं, बहुत ही फेमस अशार हैं, वो अभी तक बहुत मशहूर हैं और बहुत ही सादा और आसान अल्फाजों में होते हैं, हम समझ भी सकते हैं आसानी से। जॉन एलिया बहुत ही मशहूर शायर, अदब से ताल्लुक़ रखने वाले, उनकी बहुत ही मशहूर गज़लें, उनकी आज 20वीं बरसी हम मना रहे हैं। बहुत ही मशहूर आलिम दीन शफीक हुसैन जॉन एलिया सबसे छोटे बेटे थे ये उनके, और बहुत ही मशहूर शायर हैं आज के दौर में। और इनकी अगर शेर व शायरी और गज़लें सुने तो आज भी बहुत ज़्यादा ये फेमस हैं, आज के दौर में भी बहुत ही ज़्यादा इनकी सुनी जाती हैं और पता चला जाता है कि किस तरह से इनको हम पढ़ें, बहुत ज़बरदस्त है। इसी के साथ ही एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वापस आ गए हैं हम ब्रेक से, और इस वक्त वक्त हुआ है वेदर अपडेट का। तो बताते चलें आपको कि कराची में गुज़िश्ता शाम और रात की बारिश के बाद आज हवा में खुनकी बढ़ गई है, और कहा जा सकता है कि कहीं दुनिया के दूसरे आलूदा तरीन शहर में कल शाम से मौसम इंतहाई खुशगवार है। और कराची में आज मौसम सरमा का पहला रोज़ आप कह सकते हैं कि है, क्योंकि हल्की फुल्की खुनकी तो हो गई है, लेकिन ये सर्दी फ़िलहाल रात और सुबह के वक्त महसूस होगी, क्योंकि दिन में गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान है। और कराची में आज कम से कम दर्जा हरारत 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल कराची के आसपास हमें कोई बादल नज़र नहीं आ रहे हैं, यानी बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है आज और कल में, लेकिन हाँ अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ बारिश हो चुकी है। आज लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 27 और कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। आप लाहौर की जानिब भी देख सकते हैं, वहाँ भी बारिश का कोई इम्कान नहीं है, मतलब बिल्कुल साफ है। अलबत्ता स्मोक की सूरत हाल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो बी सेफ। इस्लामाबाद का रुख करें, इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 19 और कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18,
रहेगा और कम से कम 16 डिग्री रहने का इम्कान है। आज पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 और कम से कम 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। ये तो थी वेदर अपडेट। लेते हैं अब ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब बात कर लेते हैं कुछ तालीम के हवाले से। तालीम अलर्ट में आज आपको बताएंगे एक अच्छी खबर भी है और मैं कहूँगी इतनी अच्छी खबर नहीं भी है कि दुनिया की 500 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में से पाकिस्तान की 3 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं जो 500 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर की उनका नाम आया है। ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र बात है, लेकिन सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ क्यों? एक वक्त था कराची यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा नाम था, लेकिन आज हमारी जो एजुकेशन है या हमारी तालीमी यूनिवर्सिटी इदारे हैं वो इतना बैकड्रॉप का शिकार क्यों हैं, उनको इतना पीछे क्यों रख दिया गया है? इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तालीम उमूर मौज़म कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम दुनिया बोल है मौज़म साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मौज़म साहब, क्या वजह है कि 500 में से सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज़ ही पाकिस्तान की सिलेक्ट हुई हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ में वर्ल्ड वाइड, बाकी यूनिवर्सिटीज़ क्यों नहीं हो सकी? रेशो बहुत कम नहीं है? आई डू अग्री विथ यू, बट आई थिंक इसके पीछे बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जिसको हमें देखना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी इसके ऊपर बहुत दारोमदार करता है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि हमारे जो स्टूडेंट्स जो बाहर पढ़ते हैं वो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, बाहर ही सर्व कर रहे होते हैं। यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ मतलब अच्छा काम नहीं कर रही, बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारी यूनिवर्सिटीज़ पैदा कर रही हैं। अगर आप जहद के अंदर बात करें, अगर आप सेक्टर्स की बात करें या डिपार्टमेंट्स के हवाले से बात करें, तकरीबन तमाम ही फील्ड्स के अंदर पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ दे आर वर्किंग। इंजीनियरिंग के अंदर आप देखें NED वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ है, नस्ट आपके सामने है। अगर आप फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं तो आपके पास इतनी सारी हैं, फास्ट है। और प्राइवेट की बात करते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसी तरह अगर कराची यूनिवर्सिटी की भी आप बात करते हैं, उनका विजुअल स्टडीज़ डिपार्टमेंट इस वक्त टॉप पे जा रहा है। KUBS बहुत अच्छा है, फार्मेसी का डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। तो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप इसी तरह दुनिया की उन यूनिवर्सिटीज़ का नाम लें जिसके अंदर सबसे बेस्ट रिसर्च होती है, तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ ने ग्रो किया है। देवर एट द एंड ऑफ 300 के इर्द गिर्द हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती थी, अब जो है वो बिलो 200 आ गई है। मतलब इट इज़ ग्रोइंग ग्रेजुअली, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बेहतर होना ज़रूरी हैं, पॉलिसीज़ बेहतर होना ज़रूरी हैं। अगर आप सिंध हुकूमत की बात करती हैं, क्योंकि मेरा ख़ुद एक पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, तो पाकिस्तान आप देखें कि इस टेन्योर के अंदर हमने एक यूनिवर्सिटी कराची को दी, KMDC को यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। अगर आप बात करते हैं कि स्टूडेंट्स को हम सपोर्ट करते हैं नहीं करते, तो सिंध के अंदर इंडोमेंट फ़ंड को इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया। अगर आप फाइनेंशियल बजट पूरे पाकिस्तान की बात करें, जो यूनिवर्सिटीज़ को ग्रांट दी जाती थी उसके अंदर 1% की पिछली हुकूमत ने कमी की, अब तो बजट आना है। लेकिन अगर आप सिंध हुकूमत की बात करते हैं तो हमने ग्रांट को बढ़ाया। जब तक हम फाइनेंशियल एड ग्रांट्स नहीं देंगे यूनिवर्सिटीज़ को, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ग्रो करें। लेकिन अगर हम पहले कराची यूनिवर्सिटी की बात करें तो एक वक्त था कि जो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ थी उसमें कराची यूनिवर्सिटी का नाम आता था, लेकिन अब कराची यूनिवर्सिटी का नाम कहीं भी नहीं है। और आप कह रहे हैं कि उसके रिसर्च सेंटर बहुत ज़्यादा है, फार्मेसीज़ का जो है वो टॉप पे है। HEJ उसका एक डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड क्लास एटॉमिक एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, बड़ा अच्छा। मतलब लेकिन अगर आप ओवरऑल यूनिवर्सिटी की बात करें तो शायद वो नाम नहीं रहा, लेकिन अगर डिपार्टमेंट्स की बात करें जिसको फोकस ज़्यादा किया गया तो वो ग्रो कर रहे हैं माशाल्लाह। और मैं समझता हूँ कि बाकी डिपार्टमेंट्स को भी ग्रो करना चाहिए जहाँ पे कमी है, कोताहियाँ हैं उसके अंदर। लेकिन बात यह है कि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन एक हद तक काम कर सकती है, नीड सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि अब एजुकेशन इतना एक एक्सपेंसिव शोबा है। आप देख रही हैं इतनी टेक्नोलॉजी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, इतनी ज़्यादा रिसर्च वर्क। आप देखें अब तो सब चीज़ ही सोशल मीडिया के ऊपर अवेलेबल है, लोग थीसिस भी अपना जमा करा देते हैं, अपना सिनॉप्सिस भी जमा करा देते हैं ऑनलाइन। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जदीद तकाज़ों के ऊपर
हमें पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से तालीम बेहतर से बेहतर हो सकेगी। लेकिन हम ठीक है, आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फंड्स भी दिए जाते हैं यूनिवर्सिटी को, सारी मेहनत भी की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी उस तरह से यूनिवर्सिटीज़ ग्रो नहीं करती। क्या कहते हैं कि बहुत तंजीमों का शिकार है या उनके आपस में स्टडीज़ इस तरह से सही नहीं होती, करिकुलम का कहीं ना कहीं जो है वो एक ड्रॉबैक आता है कि जो, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो भी बाहर निकल के बाहर ममालिक में जाता है वो यही शिकायत होती है कि जी जो हमने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा है और हम जब बाहर ममालिक में जाते हैं तो इट सीम्स लाइक वी वर ब्लैंक। तो क्या हमारा करिकुलम बहुत ज़्यादा अभी तक बैकलैग का शिकार है, यानी कि हम वो नहीं पढ़ा रहे जो बाहर ममालिक में अब तक पढ़ाया जा रहा है, या हमारे यहाँ हमारे स्टूडेंट्स को इतना ओवर बर्डनाइज कर दिया जाता है कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते? देखें, आई डू अग्री कि ये इशू आता है, जो बच्चे पढ़ के जाते हैं और फिर बाहर जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं इट्स टोटली डिफरेंट। लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस भी मेरा ऐसा रहा है कि जो हमने पढ़ा होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह से नहीं होता। हमारा भी वो एक्सपीरियंस है, हम भी जब पढ़ के आते हैं हमें लगता है कि हम ब्लैंक हैं, हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है। और जो प्रैक्टिकल फील्ड आती है उसके अंदर आप देखें कि बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपोजर होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम वहाँ पे पढ़ते आते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, यू डू अग्री विथ मी, कि जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। गोल्ड मेडलिस्ट हमने देखे हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी के टॉप रैंकर्स होते हैं, गोल्ड मेडल जीते हुए होते हैं, उनकी आप जीपीआर देखें क्या पहुंची हुई होती है, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो नहीं इतना परफॉर्म कर पाते। जी, तो इसकी वजह एक तो ये भी है, और दूसरी वजह आपका ये बात मैं अग्री भी करूँगा इस बात से कि अब इस वक्त जो जदीद तकाज़े आ गए हैं उसको मीटअप करने के लिए ऑब्वियसली यूनिवर्सिटीज़ को अपने आप को इन्हांस करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजीज़ को तमाम ही डिपार्टमेंट्स में। मैं आपने कराची यूनिवर्सिटी का नाम लिया तो मैं उसको फोकस करके बात कर रहा हूँ, वैसे तो और भी तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन कराची यूनिवर्सिटी की अगर बात करती हैं तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मीट करते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मीटअप नहीं भी करते, तो उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जब हम एडमिनिस्ट्रेशन से इस हवाले से बात करते हैं तो दे नीड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्राम द गवर्नमेंट। सिंध हुकूमत तो करती आई है, अभी वफाकी हुकूमत को भी उन्होंने लिखा है, उम्मीद है कि वहाँ से भी ग्रांट्स आएंगी, तो बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स बिलो द ग्रेड हैं they will definitely meet up the standards। अगर हम सिंध हुकूमत के बाद ओवरऑल पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की बात करें कि मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ है, पाकिस्तान इतना बड़ा मुल्क है, तो वहाँ पे भी क्या हमें सेम लाइकनेस देखने को मिलती है कि फंड्स के इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ ग्रो नहीं कर पाती हैं, या हम नई यूनिवर्सिटीज़ बनाने की तरफ जाते नहीं हैं कि वही जो पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं वही टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं, उसी क्राइटेरिया पे काम कर रहे हैं, हम एडवांसमेंट की तरफ नहीं जा पा रहे? मैंने यही, आपने बिल्कुल सही किया, अब सही कह रही हैं। देखें, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है जब बजटिंग होती है फाइनेंशियल ईयर की, कि हमने कितनी यूनिवर्सिटीज़ और बनानी है, नहीं बनानी, जो पुरानी हैं उनको क्या फ़ंड्स देने हैं। अब ये तो उस वक्त की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है और यूनिवर्सिटीज़ बनानी है नहीं, मुझे अभी नून लीग की गवर्नमेंट है, आई डोंट नो व्हाट, लेकिन पिछले टेन्योर के अंदर जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसके अंदर कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी गई। इनफैक्ट जो हायर एजुकेशन का बजट था उसके अंदर कटौती की गई। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो कि इल्म दोस्ती नहीं है, मैं समझता हूँ, जिसकी वजह से सफ़र किया हमारी ओवरऑल नेशन ने सफ़र किया, स्टूडेंट्स ने सफ़र किया, इस इंडस्ट्री ने सफ़र किया। लेकिन आई होप कि अब जो हुकूमत है ये सपोर्ट करेगी और चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, गुलाम साख खान यूनिवर्सिटी है, आपने ख़ुद नाम लिया, नस्ट का नाम लिया, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारी कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, तो इस तरह यूनिवर्सिटीज़ हमारी जो है वो ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे सारी की सारी नहीं है, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, उनको मीटअप करने की ज़रूरत है, और आई होप कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम दे विल मीट अप। लेकिन मौजूम साहब, हमारे यहाँ अगर हायर एजुकेशन की आपने बात की तो गवर्नमेंट लेवल पे हमारी हायर एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन की हम बात करें वो तो ज़ीरो है। आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का, प्राइवेट सेक्टर्स का रुख करना है, तो यहाँ पे तो ये गवर्नमेंट की ही जो है वो लाइकनेस है ना, अलमिया है ये कि हम दुनिया के अंदर जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टेट ओन्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, बट हमारी अगर आप बात करती हैं तो इधर पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो इस वक्त टॉप रैंकिंग के अंदर हैं वो स्टेट ओन्ड नहीं हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो वो एक अलमिया तो है। और लेकिन इसके लिए फिर मैं अगेन आई विल रिपीट कि इसके लिए पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत है, और पॉलिसी अगर प्रॉपर एजुकेशन को फोकस करके बनाई जाए, हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन हो, तो ऑब्वियसली इट विल ब्रिंग अ ग्रैंड चेंज। और यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर हम शिकायत सुनते हैं कि फैकल्टी से शिकायत आती है कि मेरिट का ख्याल नहीं रखा जाता। मेरिट का तो हमेशा सुनते हैं, कत्लेआम होता है, मेरिट की बेसिस पे जो है वो लोगों को सीट से नहीं दी जाती, तो एक ये भी वजह है? देखिए, ये मेरिट का इशू भी हो सकता है, आई डोंट नो कोई पर्टिकुलर केस में हो, लेकिन अब तो क्योंकि हर चीज़ कंप्यूटराइज्ड हो गई है, आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक कंप्यूटर के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म करते हैं, फिर वो सारी स्क्रूटनाइज होती है,
और इसका भी जज़ा और सज़ा का है मेरे हिसाब से हर यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल होता है। अगर मेरिट पे नहीं होता तो जो ये समझता है कि मैं मेरिट पे नहीं हूँ तो वो जाके एडमिनिस्ट्रेशन से बात करता है। देखिए स्पेशली इस पे आपने देखा केस भी चल रहा है कि डीन ऑफ आर्ट फैकल्टी नुसरत इदरीस के मुतालिक इल्ज़ामात हैं कि वो अपने पसंदीदा अफराद को ही जो है वो नवाजती हैं। अच्छा, ये मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है क्योंकि हाल ही में डॉक्टर आलिया जो हैं बिलग्रामी का केस भी कोर्ट में चल रहा है जिसमें उन्होंने इस तरह के ही इल्ज़ामात लगाए हैं कि नुसरत इदरीस साहिबा पर कि वो यही अपनी जो है वो फेवरेटिज्म करती हैं और अपने ही लोगों को नवाजती हैं। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आई हैव एक्चुअली वो स्टडीज पे फोकस नहीं करती हैं। अच्छा, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एग्जैक्टली, क्योंकि आपने अभी एक पर्टिकुलर केस के ऊपर बात की है। इसके ऊपर मैं चेक करवाऊंगा कि क्या इशू है, क्या केस है। मेरी नॉलेज में नहीं है इसलिए इस पर बात करना मुनासिब नहीं है। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि शी इज़ अ डीन एंड शी इज़ एन मतलब ऑब्वियसली डीन ऐसे नहीं बनता, कोई प्रोफेसर बनता है, वो प्रोफेसर बनने के लेक्चरर बनता है, फिर प्रोफेसर बनता है, फिर उसकी एक खिदमात होती हैं, फिर जाके डीन बनता है। तो डायरेक्टली डीन अपॉइंट नहीं होता, तो ऑब्वियसली उसके पीछे कोई ना कोई महरकात होंगे या क्या वजह है, आई डोंट नो। ये मैं इसके बारे में मालूम करूंगा। डू मैसेज मी या मुझे आप अपनी टीम से कहिएगा। क्योंकि आजकल केस चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसकी हाइप है। डेफिनेटली आई एम गोना मैसेज यू। नहीं, डेफिनेटली आपने ये नहीं देखा कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक गार्ड ने जो है वो PhD किया और कितना ज़्यादा वो एक सिक्योरिटी गार्ड था, ही डिड द PhD और वो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हुई। वो मतलब इट इज़ अ मतलब पॉजिटिव चीज़ें भी, हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ें भी हैं। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी होती हैं। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ हज़ारों 44,000 स्टूडेंट्स हैं तो उधर पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू भी हो जाता है, तो ऑब्वियसली विल सॉर्ट इट आउट। सही, चलें जी, अच्छी बात है। आप ये सॉर्ट आउट कीजिएगा और देखिएगा जरूर कि हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूर जो है वो आगे लिस्ट में मजीद आना चाहिए। 3 नहीं 5 से 10 यूनिवर्सिटीज़ हमारी इंशाअल्लाह आनी चाहिए। और अब वक्त है बोल्ड प्रेडिक्शंस का, जिसका जिक्र हम सुबह से आपसे कर रहे हैं कि अपने शो में कि चांद ग्रहण भी हो रहा है, ब्लड मून होने वाला है, सितारों कि क्या सूरत हाल बैठी। क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि जब चांद ग्रहण या सूरज ग्रहण होता है तो हुकूमत के ऊपर बहुत ज़्यादा वो असरअंदाज होता है। हमारे साथ हैं शेख अजीम हनीफ साहब, हमारे साथ हैं फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, उनको वेलकम कहते हैं अपने शो में। उनसे जानेंगे कि इस चांद ग्रहण का असर कितना होगा हमारी हुकूमत पर या फिर सितारों पर। अस्सलाम वालेकुम अजीम हनीफ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहते हैं सितारे आपके? आज ब्लड मून है, खूनी चांद जिसे हम कहते हैं, चांद ग्रहण होने वाला है। सितारों की क्या सूरत हाल है? क्या पाकिस्तान पे, हमारे मुल्क पे, हुकूमत पे इसका क्या पॉजिटिव असर होगा कि नेगेटिव असर होगा? अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि सबको पता ही है कि ये चांद ग्रहण क्यों होता है। जब सूरज और चांद के दरमियान जमीन की रोटेशन तेज होती है तो जब सामने आता है शैडो, तो इस वक्त आ रहा है ब्लड मून क्यों होता है। पूरा जो चांद ग्रहण है वो इस वक्त जमीन की रोटेशन ज्यादा है और पूरी चांद और सूरज के दरमियान आ रही है, उसकी वजह से ब्लड मून हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी के हवाले से या बाकी पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से मैं आपको ये बताऊं कि जब ब्लड मून हुआ है 2015 में हुआ था, 2018 में हुआ था, उसमें चीजें खराब हुई थी। जो करंट गवर्नमेंट होती है, जो उस वक्त रूल कर रही होती है, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि वेस्ट में भी। आपने 2015, 16, उससे पहले 12 में चले गए, उससे पहले 9 में चले गए, 2009 से आगे ऑनवर्ड, ये सारे जिस साल में ये ब्लड मून होते रहे हैं, उसमें जो करंट गवर्नमेंट होती है, जो रूल कर रही होती है, उसको जो भी पार्टी होती है, जो भी गवर्नमेंट होता है, तो यानी कि अभी आप कह रहे हैं नून लीग की हुकूमत के लिए ये चांद ग्रहण अच्छा नहीं है? होती है, नून लीग के लिए भी अच्छा नहीं है और खान साहब को भी इस वक्त एहतियात करनी पड़ेगी। और हमने जो सजेस्ट किया उसकी वजह से इन्होंने थर्सडे से जो आगे लेके जा रहे हैं और थर्सडे से एहतजाज शुरू हो रहा है, वो डिसीजन राइट था। और कल हमारे शो में अजीम जाफरी साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर वो आज से लॉन्ग मार्च का आगाज करते हैं तो ये अच्छा टाइम नहीं है, तो वो आगे बढ़ा दें तो ज्यादा बेहतर है। और आप भी यही बात कह रहे हैं कि आज का टाइम अच्छा नहीं था, जुमेरात से शुरू करें तो वो अच्छा टाइम है। जी, जुमेरात से अच्छा टाइम शुरू होगा, अच्छा टाइम है, बेहतर है, आज से बेहतर नहीं था और अच्छा टाइम है। और जो अच्छा, लॉन्ग मार्च की डिले होने की यही वजह हो सकती है? प्रॉब्लम्स होंगी। अच्छा, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और मजीद प्रॉब्लम्स होंगी। हमेशा हर कंट्री में, वेस्ट में हो या यहाँ पे हो, जो करंट गवर्नमेंट होती है, जो रूल कर रही होती है, उसको ब्लड मून की वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ये कहा गया है कि नमाज कसूफ अदा करे, सदकात दे, अपनी जो डेली रूटीन्स हैं उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करे, इबादत की तरफ अपनी तवज्जो करे और अल्लाह से, क्योंकि ये एक एबनॉर्मल वाकया है ना कि जमीन अगर रोटेशन तेज कर रही है तो अल्लाह पाक की इसमें निशानियां हैं। क्योंकि कुरान पाक में क्या कहा गया है कि चांद और सूरज अपने मुकर्रर करता रास्तों पर चल रहे हैं और अगर ये अपने रास्ते से ओवर स्पीड होकर चल रहा है तो इसमें भी निशानी है अल्लाह।
अल्लाह ताला कुछ समझाना चाह रहा है अपनी मखलूक को, तो वो इसलिए थोड़ा सा उस चीज की तरफ भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा एहतियात करनी चाहिए, अपनी चीजों में सदकात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। बाकी चीजें इंशाल्लाह ताला नॉर्मलाइज है और इसको इतना ज्यादा सुपरस्टिशियस नहीं होना इसके बारे में। तो लॉन्ग मार्च के बारे में क्या कहेंगे? जुमेरात से लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो रहा है, लॉन्ग मार्च के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कामयाबी की तरफ जाएगा? क्योंकि अभी तो लॉन्ग मार्च खूनी भी हो चुका है, खान साहब पे कातिलाना हमला भी हुआ है, आगे आप क्या कहते हैं, क्या देखते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि लॉन्ग मार्च की जब से डेट स्टार्ट हुई थी तब से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, इसको रीड कर रहे हैं, और इसको दरमियान में इंसिडेंट हुआ है तो वो होने की काफी सारी चांसेस हमें नजर आ रहे थे। हमें ये लग रहा था कि बाकी और ज्यादा जो है ना इसमें ब्लड शेड होगा, ये ऐसी चीजें होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात नहीं हुई, खान साहब भी सेव रहे, उनके साथ दुआएं हैं पूरे पाकिस्तान की। उसके बाद अभी ये जो 15 से 20 दिन है, खास तौर पे ये टाइम जो चल रहा है 20 नवंबर तक का, ये 20 नवंबर तक का टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही 21 और 22 नवंबर स्टार्ट होंगे, सन सजिटेरियस में जाएगा, जुपिटर मूव करेगा, मून की पोजीशन चेंज होगी, सन खास तौर पे जब सजिटेरियस में जाएगा 22-23 के बाद, वहां जाके पोजीशन काफी सारी बेहतर होगी और खान साहब को और ज्यादा ह्यूज एडवांटेजेस मिलेंगे। यानी खान साहब के लिए 20 नवंबर के बाद मामलात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, आपने 20 कहा, अजीम साहब ने कल जो है वो अजीम जाफरी साहब ने 24 नवंबर की डेट दी थी, अब देखते हैं क्या सामने आता है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि फिलहाल जो हमारे नॉर्मल ज़ोडिएक साइंस हैं उनके लिए किस ज़ोडिएक साइन के लिए कि सुनने में आ रहा है कि एरीज के घर में जो है वो चांद ग्रहण हो रहा है, तो उनको काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है इस तरह से। और कौन से सैयारे हैं जिनको एहतियात की ज़रूरत है, सदकात निकालें, या किसके लिए गुड लक लेके आएगा ये चांद ग्रहण? अच्छा, एरीज के घर में नहीं हो रहा, इसमें क्योंकि मार्स इस वक्त रेट्रोग्रेड है, रिवर्स चल रहा है, तो इसलिए उनको ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है, एरीज को भी स्कॉर्पियंस को भी। एरीज और स्कॉर्पियंस, बाकी ये है कि जी एरीज और स्कॉर्पियंस को, और जहाँ जहाँ इस वक्त नए सितारे बैठे हुए हैं उन प्लैनेट्स को, जेमिनाइज को खास तौर पे, वर्गोस को खास तौर पे, ये वाले जो ज़ोडिएक साइन है इनको थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए इस वक्त अपनी हेल्थ का। आज के दिन में कोई डिसीजन ना ले, कोई बड़ा डिसीजन ना ले, कोई कारोबारी डिसीजन ना ले, फैमिली सेटअप के बारे में परेशानी ना क्रिएट करे, लेकिन जैसे ही ये चांद ग्रहण गुजरेगा इसका असर 2-3 दिन तक रहता है। मैं जो समझता हूँ, ये मैंने जो देखा है, मेरा एक्सपीरियंस है, 2-3 दिन तक रहता है, इसलिए 2-3 दिन इस हफ्ते में खास तौर पे मेरा मशवरा यही है ज़ोडिएक साइंस को, बल्कि सबको, कि इसमें कोई भी ऐसा बड़ा डिसीजन ना ले, कोई फैमिली सेटअप के बारे में, कोई एसेट के बारे में, ये कारोबार में कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में कोई ऐसा डिसीजन ना ले, थोड़े से 2-3 दिन गुजारें, जैसे ही चीजें नॉर्मलाइज होने शुरू होंगी उस वक्त जाकर डिसीजन लें। सही, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया शेख अजीम हनीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने क्लियरली मेंशन एरीज, स्कॉर्पियो, जेमिनी और विर्गो को अपना खास ख्याल रखना है, सदका दीजिए क्योंकि सदका रद्द बला है। बेशक अल्लाह के हुक्म से सब कुछ होता है, सदका निकालेंगे तो आपकी जो बला है वो टल जाएगी, जो भी चांद ग्रहण की वजह से आई है, जो कुछ भी है। नमाज क़सूफ़ अदा कीजिए ताकि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। मौज़म साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा। इसी के साथ ही आज का शो होता है ख़त्म। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 9 बजे। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।